नमस्कार मित्रों। यह समझने के बाद कि किसी न्यूली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटिक व्यक्ति जो कि माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, उसका फार्माकोथेरेपी हम किस प्रकार से आरंभ करेंगे। आइए समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति न्यूली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटीज के साथ हो, लेकिन उसका हाइपरग्लाइसीमिया कुछ पहले के केस से कुछ अधिक हो, तो इस मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करने वाले टाइप 2 डायबिटिक व्यक्ति का ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। इसके लिए भी हम एक केस की क्लिनिकल केस की सहायता लेते हैं। एक 76 ईयर ओल्ड मेल जिनका वजन नॉर्मल है, नॉन ओबीज अर्थात मोटे भी नहीं है और अंडरवेट भी नहीं है, नॉर्मल वेट के हैं, नॉन ओबीज, रिसेंटली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटिक, अभी उनको मालूम पड़ी है डायबिटीज, लेकिन उनका फास्टिंग और पीपी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह है 194 और 241 मिलीग्राम परसेंट, अर्थात पहले वाले केस से काफी ज्यादा। HbA1c भी इनका सिर्फ 8.3% है। तो इस प्रकार के यदि व्यक्ति आते हैं तो इनका हम फार्माकोथेरेपी किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। यदि यह प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि आप इनमें से कौन सी मेडिसिन देना चाहेंगे, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ हम लोगों ने यह डिसाइड किया था कि हम मेटफॉर्मिन थेरेपी, मोनोथेरेपी से आरंभ करेंगे और इसकी डोजेस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। परंतु यदि मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया है तब आपका चयन क्या होगा, आप अपने मन में सोचें और हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये हम लोगों ने बात की थी कि यदि कोई ओल्ड इंडिविजुअल, काफी बढ़ी हुई एज का यदि कोई व्यक्ति हो, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड करना हमारा एक प्रमुख उद्देश्य होता है। नॉर्मल वेट के साथ साथ हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि इंसुलिन सेंसिटाइजर हम अवश्य देना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेट के साथ भी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी कम हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। रिसेंटली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटीज के साथ हमारे पास इंसुलिन रिजर्व या बीटा सेल फंक्शनल स्टेटस हमारे पास काफी होता है, तो इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी व्यक्ति की काफी होनी चाहिए। फास्टिंग पीपी हाइपरग्लाइसीमिया यदि मॉडरेट ग्रेड का हो, 194 टू 41 मिलीग्राम परसेंट का हो, तो यह मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के लिए माइल्डर ड्रग चाहिए, तो वैसे मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया के लिए हमें मॉडरेटली पोटेंट ड्रग चाहिए। यही चीज HbA1c यदि वह बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए भी लागू होती है। तो आइए इसको समझने के लिए कि हम दवाओं का चयन कैसे करें, हम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की भांति एक अन्य संस्था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एस, हम उसकी गाइडलाइंस की मदद लेते हैं। इसकी गाइडलाइंस की विशेषता यह है कि यह सीवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया के अनुसार दवाओं का चयन करने को कहती है। यदि HbA1c हमारा, यदि हम पहले ग्रुप पे नजर डालें, HbA1c लेस देन 7.5 हो, तब हमें किन दवाओं का चयन करना है। यदि 7.5 से 9% इनके बीच में हो तो हमें किस प्रकार से दवाओं का चयन करना है। और यदि एंट्री लेवल पे जब पेशेंट हमारे पास दिखाने आ रहा है HbA1c हमारा 9% या उससे अधिक हो, तब हमें किस प्रकार से दवाओं का चयन करना है। तो इसका एक पार्ट एनलार्ज करके, जो प्रारंभ में यदि HbA1c 7.5% से कम हो, तब जैसे पहले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग मोनोथेरेपी से ही आरंभ करेंगे। और यह मोनोथेरेपी मेटफॉर्मिन के, GLP-1 एनालॉग्स के, SGLT2 रिसेप्टर एनालॉग्स के, DPP4 इनहिबिटर्स या थायरोलिडिंडियोन्स, सल्फोनिलूरियाज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इनमें किसी भी रूप में हो सकती है। यदि एंट्री लेवल HbA1c 7.5 से 9% के बीच हो, मॉडरेट लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया हो, तब एस की रिकमेंडेशंस हैं कि हम सीधे डुअल थेरेपी से आरंभ करें, क्योंकि यह संभावना कि मोनोथेरेपी उसको सामान्य बना लेगी, यह यहाँ कम हो जाती है। और डुअल थेरेपी में एक दवा तो मेटफॉर्मिन ही रहेगी। मेटफॉर्मिन यदि उसका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो पहली दवा मेटफॉर्मिन जो कि प्राइमरी ड्रग रहेगी, और सेकेंडरी ड्रग इनमें से जो पहले हम लोगों ने डिस्कस की उनमें से किसी भी दवा को लिया जा सकता है, साथ में बेसल इंसुलिन तक को। तो यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि किसी भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन की, एंटी डायबिटिक एजेंट ADA जिसके लिए हमने यूज किया है, एंटी डायबिटिक एजेंट की
HbA1c लोअरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, आखिर उसकी क्षमता कितनी है कि वह कितना HbA1c घटा सके। ये देखा गया है कि मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलूरियाज, GLP-1 एनालॉग्स या ग्लिटोजोन्स, यह सभी ड्रग्स 1.5% तक लगभग HbA1c को घटा सकती हैं। इनमें भी मेटफॉर्मिन एवं सल्फोनिलूरिया का HbA1c लोअरिंग कैपेसिटी 1 to 1.5% अर्थात थोड़ा सा अधिक है, जबकि GLP-1 एनालॉग्स और ग्लिटोजोन्स की 0.5 से 1.5% अर्थात थोड़ी सी कम है। इनके बाद आने वाले एजेंट्स हैं जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, DPP4 इनहिबिटर्स, इनकी HbA1c लोअरिंग कैपेसिटी 1% से कम ही होती है। एक इंसुलिन ही हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जिसकी अनलिमिटेड HbA1c लोअरिंग कैपेसिटी होती है, किसी भी क्वांटम की हाइपरग्लाइसीमिया हो वह इंसुलिन के द्वारा घटा के नॉर्मल लाई जा सकती है। तो इस बैकग्राउंड के साथ में अगर हम एस रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखें तो इस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट प्लान जो डिसाइड करते हैं वह कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें से एक दवा तो होगी मेटफॉर्मिन, जिसको हम लोग पहले की भांति स्लोली इंक्रीजिंग डोज में आरंभ करेंगे, और दूसरी दवा होगी कोई दूसरा एजेंट जो एस ने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं उनके अनुसार। तो यही चीज यदि मैं आपसे पूछूं, आप डिसाइड करिए कि यदि कोई नॉर्मल वेट का 76 ईयर ओल्ड मेल रिसेंटली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटीज के साथ मॉडरेट लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया में आए तो आपका चयन क्या होगा। मेटफॉर्मिन के साथ आप ग्लिमिप्राइड या कोई सल्फोनिलूरिया जोड़ेंगे, DPP4 इनहिबिटर्स जोड़ेंगे, SGLT2 इनहिबिटर्स जोड़ेंगे या ग्लिटोजोन्स जोड़ेंगे। आइए यह समझने के लिए हम लोग पुनः एडीए रिकमेंडेशंस पे जाते हैं। एडीए रिकमेंडेशंस की ये जो बड़ा सा पूरा फ्लो चार्ट है, इसका हम लोग एक एक पार्ट को एनलार्ज करके समझने के लिए और तब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन एजेंट तो जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं मेटफॉर्मिन ही होगा, और इसके बाद यदि कोई एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं है हार्ट की, यदि हार्ट फेल्योर नहीं है, यदि क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं है, जिनके लिए कुछ विशेष रिकमेंडेशन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तब हमारे पास यह सभी दवाएं एक ऑप्शन हो सकती हैं ग्लूकोज लोअरिंग के लिए मेटफॉर्मिन के साथ जोड़ने के लिए। इनमें से एक एक को हम लोग सबसे पहले एजेंट्स जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस जिनसे कम होते हैं, जो हम लोग इस बुजुर्ग व्यक्ति में भी जैसे हम लोग देना चाहेंगे, उनके विषय में डिस्कस करते हैं। तो मेटफॉर्मिन के साथ जोड़ने वाले ये एजेंट्स हो सकते हैं DPP4 इनहिबिटर्स, GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स, SGLT2 रिसेप्टर्स और थाइरोलिडीन डायोन्स। यहाँ पे GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स इंजेक्टेबल एजेंट्स हैं। थाइरोलिडीन डायोन्स अपने आप में आजकल इनको बहुत अधिक प्रेफरेंस नहीं दी जाती है क्योंकि इनके साथ में कुछ परेशानियां जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो प्रेफर्ड एजेंट्स बचते हैं, जो ओरल एजेंट्स, अगर हम इस इंजेक्टेबल को छोड़ते हैं तो वह है DPP4 इनहिबिटर्स और SGLT2 इनहिबिटर्स। इनमें से हम लोगों ने इस केस के लिए DPP4 इनहिबिटर्स का चयन किया। तो आइए देखते हैं यदि हम लोग इस केस को DPP4 इनहिबिटर्स के द्वारा, जिसमें से एक एजेंट है टेनेलिग्लिप्टिन जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल होने के कारण से हमारी जनता के लिए काफ़ी उपयुक्त समझा जाता है, तो मेटफॉर्मिन और टेनेलिग्लिप्टिन को हम लोग इस केस में आरंभ करके देखते हैं। सर्वप्रथम जब ये पेशेंट हमारे पास दिखाने आए तो 194 और 241 मिलीग्राम परसेंट इनकी शुगर थी और जब इनको हमने मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम सस्टेन्ड रिलीज, 500 मिलीग्राम मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, 500 मिलीग्राम इवनिंग आफ्टर डिनर, इसके साथ में आरंभ किया और साथ में एक DPP4 इनहिबिटर्स टेनेलिग्लिप्टिन 20 मिलीग्राम के रूप में इसको ऐड किया। अब हमने देखा कि 10 दिनों के बाद हमारी ग्लूकोज में लेवल्स 194 से 163 फास्टिंग में आ गए, 241 से 209 पोस्ट प्रेंडियल आ गए। पहले से फॉल किए, लेकिन अभी हम अपने कंट्रोल, हमारे टारगेट से दूर हैं, इसलिए हमने मेटफॉर्मिन की डोज को स्टेप अप करके 1500 मिलीग्राम कर दिया। और फिर 10 दिन बाद जब इनको देखा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पहले से और भी कम है, 142, 184, परंतु अभी भी अपने टारगेट से दूर है। इसलिए हमने मेटफॉर्मिन थेरेपी जो कि ये टॉलरेट कर रहे थे, जिनसे उनको गैस्ट्रिक अपसेट नहीं हो रहा था,
nausea, vomiting, anorexia, abdominal pain, abdominal discomfort, gaseous distension, constipation, lose motion। यदि ये परेशानियां जो मेटफॉर्मिन से होती हैं, यदि कोई ये नहीं हो रही, तो हम ग्रेजुअली 10 दिनों के बाद इसकी डोज को बढ़ा के मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड डोज जो 2000 मिलीग्राम है वहां तक ले जाते हैं और देखते हैं अब क्या हुआ। ब्लड ग्लूकोज लेवल और भी गिर के 123 161 तक आ जाता है। 100 और 140 हमारी कट ऑफ लिमिट है नॉर्मल इंडिविजुअल और डायबिटिक इंडिविजुअल के बीच की। तो हमारा टारगेट तो है कि हम 100 और 140 लाएं किसी भी व्यक्ति में। किसी बुजुर्ग व्यक्ति में हो सकता है हम इतना टाइट कंट्रोल ना रखें, थोड़ा सा अलाउंस हम और देना चाहें 110 150 तक या 120 160 तक। तो 76 की एज पे हम देख रहे हैं 120 160 अगर अचीव कर रहा है तो हम बहुत एग्रेसिव मोड पे ना जाके हमने इन पेशेंट के लिए यही डिसाइड किया कि अभी हम इनको कुछ समय तक कंटिन्यू करते हैं, जिससे इनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का भी प्रभाव और मिले और जो हमारी मेडिसिन है उसका भी प्रभाव जो क्रमशः किसी किसी में बढ़ता जाता है, विशेष रूप से DPP-4 इनहिबिटर्स। DPP-4 इनहिबिटर्स को अपना मैक्सिमम इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए 1.5 से 2 मंथ्स तक लग जाते हैं। तो अभी 1 मंथ में इनका पूरा इफेक्ट नहीं आया होगा, यह मानते हुए हमने इन पेशेंट को सेम मेडिसिन को कंटिन्यू करने को कहा और 1 महीने बाद बुलाया। फिर हम देख रहे हैं जब 1 महीने बाद आए तो इनका ग्लूकोज लेवल 109 और 146 हमारी जो एक्सपेक्टेड गोल था 110 150 उसके अंदर आ गया। और इस प्रकार से हम डुअल थेरेपी पे 2 ड्रग्स को यूज करके राइट फ्रॉम बिगनिंग हम 2 महीने के अंदर एक परफेक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल इस पेशेंट में अचीव कर पाए। तो इस प्रकार मित्रों, यदि कोई न्यूली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटीज का व्यक्ति मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ हमारे पास दिखाने आता है तो हम रिकमेंडेशंस हमें बताती हैं कि हम डुअल ड्रग थेरेपी से आरंभ कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी ड्रग मेटफॉर्मिन जिसको हम स्लोली इंक्रीजिंग डोजेस में और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे, और सेकेंडरी ड्रग DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर या सल्फोनिलूरिया किसी भी रूप में हो सकती है। यदि हम ओरल ड्रग्स की बात करें, DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ लाभ ये है कि ये सेफ है, इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बहुत कम है, ये वेट न्यूट्रल है, इनसे वजन न बढ़ता है न कम होता, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इनसे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। इसलिए किसी व्यक्ति में जिसमें हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड करना चाहते हैं वहां पे DPP-4 इनहिबिटर्स बहुत उपयुक्त एजेंट रहते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स के विषय में क्या विशेषताएं हैं? इनसे भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, यह वेट लॉस में हेल्प करती है। तो जहां DPP-4 इनहिबिटर्स वेट न्यूट्रल हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स ये यदि कोई ओवरवेट या ओबीज इंडिविजुअल है तो उसके वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। परंतु इनके साथ एक कॉशन, एक सावधानी हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। SGLT2 इनहिबिटर्स का मोड ऑफ एक्शन है ये ग्लाइकोस्यूरिया कराते हैं, ग्लूकोज को यूरिन से निकालते हैं, जिसके कारण से जेनाइटल रीजन्स में जो ग्लूकोज युक्त यूरिन रहती है वह जेनाइटल यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस को बढ़ा देती है। तो इसके लिए हमें पेशेंट को पहले से समझा के और हाइजीन मेंटेन करने के लिए पहले से समझा के उनको भेजना है। सल्फोनिलूरियाज जो एक ऑप्शन हो सकते हैं वो बहुत पोटेंट ड्रग है। हमने देखा कि DPP-4 SGLT2 इनहिबिटर्स 1% से कम HbA1c कम घटा सकते हैं, लेकिन सल्फोनिलूरियाज 1.5% तक घटा सकते हैं, तो ये अधिक पोटेंट ड्रग है। परंतु इसके साथ 2 सावधानियां अपेक्षित हैं। एक, इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जो कि DPP-4 इनहिबिटर्स और SGLT2 इनहिबिटर्स से नहीं होता। दूसरा, यह वेट गेन कराने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फोनिलूरियाज पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज करवाते हैं। जब इंसुलिन लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है और वह वेट गेन करा सकता है। तो सल्फोनिलूरियाज वेट गेन कराते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स वेट लॉस में मदद करते हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स वेट न्यूट्रल। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों प्रकार के एजेंट्स हैं। यदि वेट पे नजर डालें, यदि हाइपोग्लाइसीमिया पे नजर डालें तो सल्फोनिलूरियाज हाइपोग्लाइसीमिया करा सकते हैं जो DPP-4 इनहिबिटर SGLT2 इनहिबिटर से नहीं होता। यदि हम साइड इफेक्ट प्रोफाइल पे नजर डालें, सल्फोनिलूरिया से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, SGLT2 इनहिबिटर से यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन DPP-4 इनहिबिटर्स हमारे
अमूमन कोई भी इस तरह की एक विशेष रूप से कोई परेशानी ऐसी नहीं करते जिसके लिए हमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता हो। तो मित्रों यही कुछ बिंदु हैं, जब किसी भी व्यक्ति को हमें एंटी डायबिटिक मेडिसिन देनी है, तो यूँ ही नहीं हमने कोई भी मेडिसिन उठाई और उनको दे दी, बल्कि उस मेडिसिन की विशेषताएँ को देखते हुए, उस पर्टिकुलर रोगी में कौन-सी मेडिसिन अधिक उपयुक्त रहेगी, यही चयन हमारी क्लिनिकल सेंस को, हमारी क्लिनिकल स्किल को और बेहतर बनाता है और इसी के द्वारा हम एक बेहतर क्लिनिशियन के रूप में उभर के आते हैं और अपने रोगियों के लिए एक बेहतर कार्य कर पाते हैं। धन्यवाद।